हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ टैब। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सीरीज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि PYQs को डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर थीम के अंदर एंड किस तरीके के क्वेश्चंस उन टॉपिक्स से पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक की जितनी वीडियोस हैं वो सारी आपने प्रॉपरली देख ली है। नाउ माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस इज टू कीप रिवाइजिंग दोज वीडियोस। आप उसको मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो से भी रिवाइज कर सकते हैं, आप चाहे तो उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, उसके थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। जो भी आपको बेस्ट सूट करे उस चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा जिसमें आपका कम से कम समय लगे। राइट, द एम इज टू सेव योर टाइम। आप जहां पर टाइम बचा सकते हैं उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और उस प्रोसेस से अपना रिवीजन करते रहिए। ट्राई टू रिवाइज दीज थिंग्स एज मच एज पॉसिबल बिकॉज एंड ऑफ द डे रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एग्जामिनेशन में रिकॉल करने में हेल्प करेगा। राइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इन एंशिएंट इंडिया। आई होप आप अभी तक के जितने भी टॉपिक्स थे, मॉडर्न एज जो थे, पोस्ट मॉडर्न्स को भी बेसिकली हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सेम पर्टिकुलर टाइम पे जिस टाइम मौर्यस नॉर्थ इंडिया में थे उसी समय साउथ इंडिया में संगम एज वॉज प्रेजेंट। राइट, आपने संगम लिटरेचर के बारे में सुना होगा, देवर डिफरेंट संगम पोएट्स। राइट, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली संगम एज और जो साउथ इंडियन डायनेस्टीज थी उनके बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चंस कब कब पूछे गए हैं एंड हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें उनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। 1997 में पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज Ashokan major rock edicts which tells us about the Sangam kingdom include rock edicts which ones? राइट, सिंपल वर्ड में बोला गया अशोका के बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स हुआ करते थे। राइट, मॉडर्न पीरियड में जो नॉर्थ इंडिया में अशोक का जो किंगडम था वहाँ पर बहुत सारे उन्होंने रॉक के एडिक्ट्स बनवाए थे ना। उनमें से कुछ ऐसे रॉक एडिक्ट्स भी थे जो कि साउथ इंडियन डायनेस्टीज के बारे में बात करते थे, यानी कि संगम डायनेस्टीज के बारे में बात करते थे। तो एग्जैक्टली कौन कौन से ऐसे रॉक एडिक्ट्स थे जो कि साउथ इंडिया के बारे में बात करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन वॉज 1st and 10th, 1st and 11th, 2nd and 13th, 2nd and 14th। ठीक है, सो अगर हमने मौर्याज में जो रॉक एडिक्ट्स वाला पार्ट है उसको अगर सही तरीके से कवर किया होगा तो दिस कैन बी अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। द आंसर इज 2nd and 13th रॉक एडिक्ट जो है इट टॉक्स अबाउट साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडियन जो डायनेस्टीज वगैरह हैं उनके बारे में बात करता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। देखो, 2nd एंड जो 13th रॉक एडिक्ट है उसके अंदर कुछ डायनेस्टीज के नेम्स मेंशन्ड है, जैसे कि चोला डायनेस्टीज, पांड्या डायनेस्टी, सत्यपुत्र, केरला पुत्र, तंबापन्नी। राइट, इन सब के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब देखो इसके अलावा क्या क्या चीजें ऑप्शन में है। फर्स्ट रॉक एडिक्ट यहाँ पर ऑप्शन में है, तो फर्स्ट रॉक एडिक्ट किस चीज के बारे में बात करता है? अशोक ने अपने पहले रॉक एडिक्ट के ऊपर लिखवाया था कि एनिमल का सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, यानी कि पीस को यहां पर प्रमोट करने की बात की थी, पीस फॉर ह्यूमंस एज वेल एज फॉर एनिमल्स। सो एनिमल सैक्रिफाइस को रोकने के लिए फर्स्ट रॉक एडिक्ट के अंदर मेंशन किया गया है। रॉक एडिक्ट नंबर 10th के अंदर क्या क्या मेंशन किया गया? देखो 10th के अंदर यह बताया गया है कि हमें इंडिविजुअल फेम के पीछे नहीं भागना चाहिए, रादर हमें धम या फिर सिंपल वर्ड्स में धर्म के पीछे भागना चाहिए। राइट, अगर हम इंडिविजुअल फेम के पीछे भागते हैं, मतलब सिर्फ अपनी तारीफ सुनने के लिए भागते हैं, तो कहीं ना कहीं रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन अगर हम धर्म के पीछे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते बनते चले जाते हैं। राइट, ये चीज वहां मेंशन्ड है 10th रॉक एडिक्ट के अंदर। देखो 1st and 10th को हमने डिस्कस कर दिया। नाउ ऑप्शन के अंदर 11th रॉक एडिक्ट है। 11th रॉक एडिक्ट में यह मेंशन किया गया है कि हमेशा हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। राइट, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, और साथ ही साथ जो स्लेव्स हैं, मतलब जो नौकर हैं, नौकरानियां हैं, उन सब के बारे में भी हमें एक अच्छे कंसर्न की तरह सुनना चाहिए, मतलब उनकी बातें भी सुननी चाहिए, उन्हें हमें अपने से नीचे नहीं दिखना चाहिए। मतलब यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात करता है? इक्वालिटी एंड मैनर्स के बारे में बात करते हैं अशोक जो है। ठीक है, सो ये बात करते हैं 11th रॉक एडिक्ट के अंदर। 2nd and 13th हमने देख लिया, 2nd and 13th दोनों के अंदर ही साउथ इंडियन जो डायनेस्टीज थी इनके बारे में बात करते हैं। एंड एक और जो ऑप्शन में है वो है 14th रॉक एडिक्ट जो है वो बोलते हैं कि जितने भी रॉक एडिक्ट्स हमने बनाए हैं उन सबका पर्पस क्या है। तो पर्पस के अंदर क्या मेंशन किया गया है कि पर्पस है धम को स्प्रेड करना, मतलब कि अच्छी चीजें बताना। अशोका के जो मैसेजेस हैं वो दूर दूर तक उनके जो डायनेस्टीज हैं जो या फिर जो उनके लोग हैं, प्रजा है, उन तक पहुंचाना। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि अशोका के कौन कौन से रॉक एडिक्ट्स हैं जो कि संगम डायनेस्टीज के बारे में बात करते हैं। द आंसर इज 2nd and the 13th वन। ठीक है, और बाकी के बारे में डिस्कस कर लिया। फर्स्ट जो है एनिमल सैक्रिफाइस के बारे में बात करता है। 10th जो है वो इंडिविजुअल फेम को मना करके धम के ऊपर स्ट्रेस करता है। 11th जो है एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट की बात करता है और स्लेव्स एंड सर्वेंट्स के अच्छे चीज़ें करने के बारे में बात करता है। एंड 14th जो है वो सारे रॉक एडिक्ट्स का पर्पस समझाता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो 1997 के अंदर पूछा गया था एंड दिस वाज द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ठीक है, देखो लिस्ट 1 में क्या दिया हुआ है, गुप्तास, चंडेला, चालुक्य, पल्लवास, मतलब 4 डायनेस्टीज के नेम दिए हुए हैं। एंड लिस्ट 2 जो है उसके अंदर मेंशन्ड है बादामी, पन्नामलाई, खजुराहो एंड देवगढ़, यानी कि 4 प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं। सिंपल वर्ड्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि कौन सा प्लेस जो है वो किस डायनेस्टी के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर बादामी किसके साथ कनेक्टेड है, पन्नामलाई किसके साथ कनेक्टेड है, खजुराहो किसके साथ कनेक्टेड है, देवगढ़ किसके साथ कनेक्टेड है। नाउ जब आप गुप्तास को पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ ऐसे प्लेसेस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, जो गुप्तास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली चंडीलास के लिए क्या इंपॉर्टेंट थे, चालुक्यास के लिए क्या इंपॉर्टेंट थे, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। सो वाइल डूइंग योर एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री, आपको रिस्पेक्टिव किंगडम्स के साथ रिलेटेड जो प्लेसेस है एंड जो रिलेटेड किंग्स हैं उनके एटलीस्ट नेम्स पता होने चाहिए। यू डोंट नीड टू गो टू मच इन डीप, बट एटलीस्ट नेम्स तो डेफिनेटली पता होने चाहिए। सो देखिए, गुप्ता के साथ बादामी, पन्नामलाई, खजुराहो और देवगढ़ में से कौन सा कनेक्टेड है, ये है देवगढ़। ठीक है, सो गुप्ता के साथ देवगढ़ कनेक्टेड होता है। नाउ एक तरीका और है, आप इन चारों ही ऑप्शंस को देखिए, इट इज बादामी, पन्नामलाई, खजुराहो एंड देवगढ़। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा प्लेस है जो कि साउथ इंडिया का लग रहा है। बिकॉज यहाँ देखिए गुप्ता, चंडेला, चालुक्य एंड पल्लवास, राइट, पल्लवास यहाँ पर साउथ इंडिया के अंदर प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर साउथ इंडिया कौन सा है, साउथ इंडिया अगर आप देखें तो पन्नामलाई आपको साउथ इंडियन लग रहा है। तो आप एक कैलकुलेटेड गेस ले सकते हैं कि पल्लवास जो है वो पन्नामलाई के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ से अगर आप इसको ऑप्शन के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो देखो हमने एक चीज देखा कि गुप्ता के साथ देवगढ़ कनेक्टेड है, यानी कि 1 के साथ 4 कनेक्टेड है, मतलब ये ऑप्शन हट जाएगा और ये ऑप्शन हट जाएगा, राइट। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि पल्लवास के साथ यहाँ पर पन्नामलाई कनेक्टेड है, यानी कि डी का ब्रेवो है, मतलब अल्फा एंड डेल्टा यहाँ पर बसते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि गुप्तास के साथ देवगढ़ कनेक्टेड है। अब देखिए चंडेल जो है, चंडेलास के साथ कनेक्टेड होते हैं खजुराहोस। अगर आपको पता हो तो खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो चंडेल डायनेस्टी ने बनवाए थे। और चालुक्य के साथ कनेक्टेड है बादामी, बादामी कीव्स वगैरह जो है वो सब चालुक्य किंगडम ने बनवाए थे। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, द आंसर विल बी यहाँ पर अल्फा, राइट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो अल्फा होगा वो यहाँ पर आंसर होगा। ऑलराइट, अल्फा मतलब A का 4th यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, गुप्तास का यहाँ पर देवगढ़, राइट, B का 3 चंडेला का यानी कि खजुराहो, देन C का 1 चालुक्यास का बादामी एंड पल्लवास का पन्नामलाई, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। देखो देवगढ़ जो है गुप्ता एम्पायर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था एक्चुअली, जहां पर गुप्तास के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स प्रेजेंट थे। देन खजुराहो की बात करें तो खजुराहो तो कैपिटल हुआ करती थी चंडेल डायनेस्टी की। सो ऑब्वियसली खजुराहो के बारे में हमें डेफिनेटली मालूम होना चाहिए था। यहाँ पर खजुराहो टेम्पल्स भी हैं जिनको चंडेल रूलर्स ने ही बनवाया था। इसके अलावा जो बादामीज हैं, बादामीज को चालुक्यास का कैपिटल माना जाता है, तो ये भी कैपिटल सिटी है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए था। चालुक्यास को पुलकेशिन 1 ने फाउंड किया था और उन्होंने ही बादामी को कैपिटल यहाँ पर डिक्लेयर किया था, राइट। पन्नामलाई जो है बेसिकली पल्लवा डायनेस्टी के अंदर प्रेजेंट है, राइट, और यहाँ पर बहुत सारे पल्लवास के जो टेम्पल्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पर प्रेजेंट है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया एंड यू गॉट टू नो एज टू किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। Let's move on to the next one. Question again came in 1997 and the question says which one of the following was a corporation of merchants in ancient India? इनमें से merchants के ग्रुप को क्या बोलते हैं? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम। इनमें से क्या है जो कि ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स को डिनोट करता है? देखिए हम वर्ड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अज्यूम कि हमें आंसर नहीं पता है, हम इसको वर्ड्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी बोलता है परिषद। नाउ परिषद से मिलता जुलता आपने क्या वर्ड सुना होगा, मंत्री परिषद, राइट। सो जो ये वर्ड होता है परिषद, परिषद का मतलब होता है काउंसिल। नाउ काउंसिल जो होती है, काउंसिल नॉर्मली मिनिस्टर्स की होती है जिनसे हम सजेशंस लेते हैं एंड सजेशंस देते हैं, डिस्कशंस करते हैं। तो परिषद वर्ड जो है वो मर्चेंट के साथ तो डेफिनेटली कनेक्टेड नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हट गया हमारे यहाँ पर। लेट्स कम टू ऑप्शन सी, अष्टदिग्गज। नाउ जो शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज के कोर्ट के अंदर 8 रत्न हुआ करते थे जिनको अष्टदिग्गज बोलते थे। ठीक है, मतलब एक बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। तो अष्टदिग्गज भी यहाँ पर मर्चेंट्स का ग्रुप नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे यहाँ पर, चतुर्वेदी मंगलम और मणिग्राम। अब देखिए इफ यू नो चतुर्वेदी मंगलम क्या है, चतुर्वेदी मंगलम को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला वर्ड आता है चतुर्वेदी और दूसरा वर्ड आता है मंगलम। चतुर्वेदीज कौन होते हैं? चतुर्वेदीज आर ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को चतुर्वेदीज बोला जाता था और मंगलम मतलब जिसका कुछ शुभ कार्य हो रहा हो, राइट, शुभ कार्य।
होता है ना, मंगलम, मंगल कार्य करना यानी कि शुभ कार्य करना, शुभ कार्य करना। तो ब्राह्मण्स जिनके लिए कुछ शुभ कार्य हो रहा हो, सिंपल वर्ड्स में चतुर्वेदी मंगलम जो है ये है लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को जो लैंड गिफ्ट किया जाता था उसको चतुर्वेदी मंगलम बोला जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि चतुर्वेदी मंगलम यहाँ पर ऑप्शन से हट गया, अष्टदिग्गज भी ऑप्शन से हट गया एंड परिषद भी ऑप्शन से हट गया। द आंसर विल बी डेल्टा, दैट इज मनीग्राम। ठीक है, नाउ मनीग्राम है क्या? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मनीग्राम एक कॉर्पोरेशन है मर्चेंट्स का जो कि एंशिएंट इंडिया के अंदर प्रेजेंट था। ये बहुत बड़े और बहुत इन्फ्लुएंशियल हुआ करते थे साउथ इंडिया के अंदर। ठीक है, और जब चालुक्यास प्रेजेंट थे ना, चालुक्यास के समय में मनीग्राम ट्रेड ग्रुप जो थे वो सब प्रेजेंट हुआ करते थे। सो आई होप ये चीज आप समझ गए एंड बाकी तीनों ऑप्शंस के बारे में यू हैव गॉटन अ फेयर आइडिया। देन 2000 के अंदर देयर वाज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ असर्शन रीजनिंग जो कि संगम लिटरेचर से रिलेटेड था। क्वेश्चन क्या बोलता है? द क्वेश्चन सेज, असर्शन स्टेटमेंट बोलता है द अहम एंड पुरम पोएम्स ऑफ द पादिनेन किलुकुनाकू ग्रुप फॉर्म्ड अ कंटिन्यूएशन ऑफ द संगम कॉम्पोजिशन। मतलब कि बोलता है कि जो अहम और पुरम नाम के पोएम्स थे जो कि पादिनेन किलुकुनाकू ने लिखा था, क्या वो संगम कॉम्पोजिशन का एक कॉन्टिन्यूएशन थे? एंड रीजन स्टेटमेंट बोलता है दे वर इंक्लूडेड अंडर द पोस्ट संगम वर्क्स एज अगेंस्ट द संगम वर्क्स प्रॉपर। मतलब इनको मेन संगम में ना रख करके इनको पोस्ट संगम में रखा जाता है। क्या है समझिए, देखो अहम एंड पुरम, अगर आपने संगम लिटरेचर को पढ़ा है तो अहम और पुरम जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है संगम लिटरेचर के लिए। अहम का मतलब होता है ऑल दोज पोएम्स दैट आर रिलेटेड विद लव, और पुरम का मतलब होता है ऑल दोज पोएम्स व्हिच आर रिलेटेड टू वॉर या फिर वॉरियर्स या फिर फोर्स, इन सबसे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सब पुरम बोला जाता है। एंड जितने भी लव से रिलेटेड पोएम्स हैं उन सबको अहम बोला जाता है। सो अहम एंड पुरम डेफिनेटली संगम कॉम्पोजिशन का पार्ट तो थे, ये तो क्लियर है, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या सही हुआ? द आंसर इज यस, अहम और पुरम जिसको पादिनेन किलुकुनाकू ने लिखा था वो एक कॉन्टिन्यूएशन है संगम कॉम्पोजिशन का। दिस इज टोटली करेक्ट। यहां से हमें याद क्या रखना है कि अहम एंड पुरम पोएम लिखा किसने था? सो पादिनेन किलुकुनाकू ने लिखा था, हमें ये पता होना चाहिए। रीजन स्टेटमेंट बोलता है दे वर इंक्लूडेड अंडर द पोस्ट संगम पीरियड, राइट। क्या ये पोस्ट संगम पीरियड का पार्ट था या फिर संगम पीरियड का पार्ट था? देखिए समझिए, अहम और पुरम जो है यानी कि लव और वॉर्स के बारे में लिखना जो है वो काफी लेट स्टार्ट हुआ है। अर्लियर टाइम्स में देखो, गुप्तास के टाइम में बेसिकली ये लिटरेचर जो है ये स्टार्ट होता है। माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर कालिदास जो थे, कालिदास ने ये फ्लावरी पोएट्री स्टार्ट की थी। फ्लावरी पोएट्री का मतलब जहां पर आप देखते हैं ना कि हर एक शब्द को पोएम की तरह मतलब रखा जाता है। पोएम्स के लास्ट के जो वर्ड्स है वो बहुत अच्छी तरीके से राइम करते हैं, उसे कहते हैं फ्लावरी लैंग्वेज। और जो फ्लावरी लैंग्वेज है वो काफी लेट स्टार्ट हुआ था। इनिशियल टाइम्स में प्रोज फॉर्मेट में लिखा जाता था ये सब चीजें। प्रोज मतलब पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा जाता था। सो संगम एज जब खत्म हो चुका था तो संगम एज के बाद जो पोस्ट संगम वाला पीरियड आया था उस समय में अहम और पुरम के बारे में लिखा जाता था, यानी कि लव एंड वॉर के बीच में, राइट। सो दिस इज टोटली करेक्ट कि ये संगम का पार्ट ना होकर ये पोस्ट संगम का पार्ट है। सो यहां पर दोनों ही सही है, असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही है। और यहां पर देखो एक वर्ड है कि दे फॉर्म्ड अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ संगम कॉम्पोजिशन, मतलब संगम कॉम्पोजिशन का पार्ट नहीं थे, रादर उसका कॉन्टिन्यूएशन थे, मतलब उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दैट इज वाई असर्शन और रीजन दोनों सही तो है, बट रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है। द आंसर विल बी अल्फा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। जो पहला स्टेटमेंट है वो दूसरे स्टेटमेंट के लिए मतलब सही इंपैक्ट है, या फिर जो सेकंड रीजन है वो सही के लिए, फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए सही कारण है। मतलब इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई कि अहम और पुरम की इंपॉर्टेंस क्या है, और तमिल पोएट्री के अंदर अहम और पुरम की जो खासियत है, इंपॉर्टेंस है, वो बहुत ज्यादा दी जाती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2001। 2001 में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हिच वन ऑफ द चोला किंग्स कंकर्ड सीलोन। सीलन क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका का जो ओल्ड नेम है उसको सीलन बोला जाता है। तो क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन सा ऐसा चोला किंगडम है, चोला किंग है जिसने श्रीलंका को कैप्चर किया था? आदित्य वन, राजा राजा वन, राजेंद्र, विजयाला। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, चोला किंगडम में मेजॉरिटी जो एक्सप्लोरेशन किया था, मतलब जो टेरिटरी को एक्सपेंड किया था, दैट वाज डन बाय राजा राजा वन। ठीक है, सो इसका आंसर भी यहाँ पर राजा राजा वन ही है। श्रीलंका को भी यहाँ पर कैप्चर करने वाला पर्सन कोई और नहीं, रादर राजा राजा वन ही थे, right? He was the one who actually tried to influence his ideas in as much places as possible, and that is why राजा राजा वन को आज भी जो साउथ इंडियन पार्ट है वहां पर एक भगवान की तरह माना जाता है। He is considered to be the most important kings among all, right? So I hope it is clear. and काफी लंबे टाइम तक उन्होंने और चोला एम्पायर ने श्रीलंका के ऊपर राज भी किया था। ठीक है, let's move ahead. The next question was asked in 2006 and the question said Who among the following laid the foundation of राष्ट्रकूटा एम्पायर? राष्ट्रकूटा एम्पायर का फाउंडर कौन था, ये पूछा गया था।
अमोस्ट गो वर्ष 1, दांती दुर्ग, ध्रुव एंड कृष्णा 1। देखो वेरी इजीली इफ यू जस्ट नो कि कौन सी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो यू वुड बी एबल टू टेल कि द आंसर इज दांती दुर्ग। मतलब राष्ट्रकूट एम्पायर को फाउंड करने वाला कौन था? इट वाज दांती दुर्गा। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अब देखो अमोस्ट गोवर्षा, ये भी राष्ट्रकूट एम्पायर का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा था। माना जाता है कि सबसे लंबा जो रीन में रहे थे, मतलब राष्ट्रकूटास जितने भी राजा थे उनमें से सबसे लंबे टाइम तक जो पावर में रहे थे, ही वॉज द वन, अमोस्ट गोवर्ष 1। ठीक है, सेकंड ध्रुव की बात करें तो ध्रुव वॉज द वन जो कि एक ऐसा राष्ट्रकूटा का राजा हुआ करता था जिन्होंने अपनी जो छाप है वो पूरे इंडिया पे छोड़ दी थी। मतलब एंटायर इंडिया वॉज नोन टू दिस पर्टिकुलर राष्ट्रकूट एम्पायर, और पूरा देश इनको जानता था और ये पूरे देश को जानते थे, और इनकी जो इन्फ्लुएंस है वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया तक पहुंच गई थी। देन केम कृष्णा 1। देखिए दांती दुर्ग जब उनकी डेथ हुई थी उसके बाद कृष्णा 1 वॉज द वन हु केम टू पावर। एंड कृष्णा 1 की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने कुछ जैन मॉन्क्स को उन्होंने पैट्रोनेज प्रोवाइड किया था। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट थे जैन के लॉजिशियन, मतलब जो लॉजिक ग्रुप के पार्ट थे, जिनका नाम था अकलांका भट्ट। अकलांका भट्ट ने किताब लिखी है राजवर्तिका। राजवर्तिका भी एक जैन किताब है। नाउ बुद्धिज्म और जैनिज्म वाला टॉपिक करते समय एक चीज हमने देखा था कि ऑल्दो बुक्स एंड ऑथर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है रादर, लेकिन जैन के जो बुक्स हैं, बुद्धिज्म के जो बुक्स हैं, वो बुक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी शुड बी नोइंग कि जो ये पर्टिकुलर किताब है राजवर्तिका, ये राजवर्तिका किताब भी जैनिज्म की किताब है जिसको लिखा गया है अकलांका भट्ट के द्वारा। सो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ गई यहाँ पर, एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रॉपर्ली कि जो ये मतलब ये जो आंसर है इसका आंसर वॉज दांती दुर्ग, बट अमोस्ट गोवर्ष वॉज द वन जिसने सबसे लंबे टाइम तक राज किया था। ध्रुव वॉज द वन जिसका जो इम्पैक्ट था वो पूरे इंडिया तक पहुंच गया था। एंड कृष्णा 1 वो था जिन्होंने जैन स्कॉलर्स अकलांका भट्ट को पैट्रोनेज प्रोवाइड किया था। ठीक है, अकलांका भट्ट वो थे जिन्होंने किताब लिखी थी राजवर्तिका। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 75। 2016 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एंड द क्वेश्चन सेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, तो कुछ टर्म्स दिए गए हैं जो कि एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड टर्म्स हैं, उन टर्म्स का मीनिंग पूछा गया है। द टर्म्स आर इरिपाती, तानियूर एंड घटिकास। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। अगर आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं एंशिएंट और मिडिवल इंडिया से, जहां पर बेसिकली टर्म्स का मीनिंग पूछा जाता है। सो एरिपाती का मीनिंग क्या है? क्या एरिपाती इज द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक? द आंसर इज यस। देखो एरिपाती क्या होता है? एरिपाती बेसिकली एक लैंड के टुकड़े को कहते हैं। एक ऐसा लैंड, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर लैंड है, वो आपने किसी पर्सन को बेच दी, ठीक है, या फिर आपने किसी पर्सन को उस पर्टिकुलर जगह का मनसबदार बना दिया, ठीक है, या फिर उसको डोनेट किया है। बेसिकली अगर वो लैंड डोनेट होकर किसी पर्सन के पास गई, लेकिन इस पर्टिकुलर लैंड में एक पर्टिकुलर कोना जो है डिसाइड किया गया कि इस कोना में एक वाटर टैंक रहेगा, और जितने टाइम तक ये वाटर टैंक रहेगा ना, उस वाटर टैंक के लिए टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। मतलब हर एक पूरे के पूरे जो विलेज है उससे, ठीक है, रिवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। सो हो सकता है कि ये बाकी लैंड से रिवेन्यू कलेक्ट ना किया जाए, बट इस पार्ट से डेफिनेटली रिवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। एरिपाती का मतलब है एक ऐसा लैंड जिसमें एक पर्टिकुलर पार्ट को अलग किया गया है विलेज के लिए वाटर टैंक बनाने के लिए, इसे कहते हैं एरिपाती। तानियूर क्या है? देखो तानियूर बेसिकली एक टाइप का लैंड होता है, ये भी ठीक है, समझो कौन सा लैंड होता है। तानियूर जो वर्ड है ये ब्राह्मण से रिलेटेड है। लेट्स से कि एक राजा है, किंग है, उन्होंने एक ब्राह्मण को एक लैंड गिफ्ट दिया, ठीक है। नाउ इस पर्टिकुलर लैंड को क्या बोलेंगे? दिस लैंड इज कॉल्ड एज ब्रह्मदेव। देखो बहुत सारे नेम्स होते हैं वैसे तो, बट यहाँ पर इसको बोला जाता है ब्रह्मदेव। नाउ ब्रह्मदेव वर्ड जो है, ब्रह्मदेव वर्ड का मतलब है कि ब्रह्मा को दिया गया है। ब्रह्मा किसको बोलते हैं? ब्राह्मण्स को। सो ब्राह्मण्स को दिया गया है ये लैंड। नाउ बिकॉज ब्राह्मण्स को दिया गया है, इसलिए यहाँ से कोई भी रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो सकता, रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो सकता। सो आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब देखो लेट्स से कि ये इतना बड़ा लैंड है जो कि ब्राह्मण्स को दिया गया है और यहाँ से रेवेन्यू नहीं आ सकता, तो इससे तो स्टेट को घाटा हो जाएगा। तो स्टेट क्या करती है? लार्जर ब्रह्मदेव में बोलती है कि हम यहाँ से हम यहाँ से कोई रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे, बट लेट्स से कि एक पर्टिकुलर पार्ट को डिसाइड किया जाता है कि इस पार्ट में ब्राह्मण जो भी करेगा उस पर्टिकुलर पार्ट से यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। मतलब एक जो लैंड है उस लैंड का लार्जर पार्ट से कोई रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा बिकॉज वो ब्रह्मदेव का पार्ट है, बट उसी लैंड में एक पर्टिकुलर पार्ट डिसाइड किया जाएगा जहाँ से रेवेन्यू लिया जाएगा। उसी पर्टिकुलर पार्ट को जहाँ से रेवेन्यू लिया जाता है इसको बोला जाता है तनियूर्स, ठीक है। सो इस लैंड को क्या बोलते हैं? ब्रह्मदेव, बट उस पार्ट से जहाँ से रेवेन्यू लेते हैं उसे कहते हैं तनियूर्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो अब देखते हैं
तन्यूर्स आर द विलेज डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण, क्या ये सही है? आंसर इज नो। देखो एंटायर विलेज को तन्यूर नहीं बोला जाता है, एंटायर विलेज को बोलते हैं ब्रह्मदेव। उस विलेज का, उस पर्टिकुलर लैंड के एक पार्ट को बोलते हैं ना तन्यूर्स, दैट इज वाई तन्यूर यहाँ पर एंटायर विलेज नहीं होता। सो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। फर्स्ट सही है कि एरिपाती एक ऐसा लैंड है जिसमें एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो बेसिकली वाटर टैंक बनाने के लिए अलग रखा गया है, ठीक है। थर्ड, घटिकास। घटिकास कॉलेजेस जनरली अटैच टू टेम्पल्स, दिस इज टोटली करेक्ट। मान लो एक टेम्पल है और उस टेम्पल के साथ में एक कॉलेज को अटैच या फिर एक स्कूल को अटैच करते हैं तो इस स्कूल को या फिर कॉलेज को क्या बोलते हैं? घटिकास, ठीक है। सो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। द आंसर इज डेल्टा, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। आई होप इट इज क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों ही वर्ड जो है ये वर्ड समझ आ गए, और इस तरीके के जो भी वर्ड्स होंगे जहाँ पर लैंड से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, जहाँ पर बेसिकली लैंड के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज चीज़ होगी, उन सब चीज़ों के बारे में डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। 2017 में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन काकातिया किंगडम। तो इस पर्टिकुलर डायनेस्टी का पोर्ट कौन सा, ये पूछा गया। द ऑप्शंस आर काकीनाडा पोर्ट, मोटुपल्ली पोर्ट, मछलीपट्टनम पोर्ट, नेलुरु पोर्ट, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए, काकीनाडा पोर्ट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर अभी राइट नाउ प्रेजेंट है। मोटुपल्ली भी आंध्र प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है, मछलीपट्टनम भी आंध्र प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है, एंड नेलुरु जो है ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। सो वन थिंग इज क्लियर कि चारों ही जो है ये चारों ही पोर्ट्स हैं, पहली चीज़ तो, और ये चारों ही पोर्ट जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है अगर हम प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश को देखें तो। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है काकातिया जो डायनेस्टी थी उनकी इनमें से चारों में से कौन सी पोर्ट थी। पोर्ट तो चारों हैं बट इनमें से कौन सी काकातियास के लिए इंपॉर्टेंट थी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर द आंसर इज मोटुपल्ली। मोटुपल्ली पोर्ट जो है वो इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर डायनेस्टी की आपको लोकेशन देखनी है तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेजेंट डे जो आंध्रा और तेलंगाना है वहीं पर ये पर्टिकुलर डायनेस्टी प्रेजेंट हुआ करती थी। So I hope this is clear, and this was actually a very very important question because this started a new trend in UPSC prelims। 2017 में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन पोर्ट्स। पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया। सो एंशिएंट इंडिया में वेरेवर वी फील कि कुछ प्लेसेस के नेम दिए हुए हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जगह पूछी गई है, एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इट इज द आंसर विल बी पोर्ट। इट हैज अ गुड चांस कि वो पोर्ट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। 2020 में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहला बोला द राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर किंग भोज। प्रतिहारास कौन है? गुर्जर प्रतिहारास। सो राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर किंग भोज। दूसरा बोला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर महेंद्र वर्मन वन। थर्ड बोला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय प्राणकटक चोला वन। एंड द फोर्थ बोला पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। सिंपल वर्ड्स में बोला है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अबव इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम। मतलब इसका क्रोनोलॉजी पूछा हुआ है, और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इस क्वेश्चन को रीफ्रेम करूं, द क्वेश्चन सेज कि गुर्जर प्रतिहारास, पल्लवास, चोलास एंड पालास, इन चारों की क्रोनोलॉजी क्या है, कौन पहले आया कौन बाद में आया। देखिए सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले अगर आप ध्यान से इफ यू नो, सबसे पहले यहाँ पर पल्लव डायनेस्टी आती है। सबसे पहले केम द पल्लव डायनेस्टी। तो एक बार पल्लव डायनेस्टी आ गई उसके बाद आते हैं गुर्जर प्रतिहारास। गुर्जर प्रतिहारास, ठीक है। उसके बाद देखिए पल्लवास, गुर्जर प्रतिहारास, 1 2 डन। अब बचता है चोलास एंड पालास। चोला और पाला में पहले कौन सा आया? इफ यू नो, पाला केम फर्स्ट देन केम द चोलास। सो बेसिकली इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, PGPC। बस ध्यान रखिएगा, 2 P है, पहले पल्लवास आते हैं उसके बाद प्रतिहारास आते हैं, आई मीन उसके बाद पालास आते हैं। सो पल्लवास पहले, पालास बाद में, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर जो लंबा वर्ड है वो पहले आता है, उसके बाद छोटा वाला आएगा पाला, ठीक है। सो इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। द आंसर क्या है? आंसर विल बी अल्फा। देखो ये पल्लवास पहले 2 आया, फिर उसके बाद गुर्जर प्रतिहारास 1 आया, फिर यहाँ पर देखो ये पालास है 4 आया, उसके बाद चोलास है यानी कि 3 आया। 2 1 4 3 विल बी द आंसर। द आंसर इज अल्फा। I hope it is clear. This can be a very important theme again because देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4 डिफरेंट डायनेस्टीज के सिंपल वर्ड्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के बारे में पूछा जा रहा है। नाउ एक चीज ध्यान रखिएगा, चोलास का यहाँ पर प्राणकटक चोला के बारे में पूछा गया है, जो इंपीरियलिस्टिक चोला का पार्ट नहीं है, रादर लेटर चोलास का पार्ट है। तो इसमें आपको जो 6th सेंचुरी वाली चोला थी उसके बारे में ना देख करके जो आपको 9th सेंचुरी का जो चोलास थे, राइट, जो बेसिकली 8th सेंचुरी के जो चोला थे, मतलब 8th 9th एंड 10th सेंचुरी के चोलास थे, उनके बारे में ध्यान रखना है। सो जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द किंग स्लाइटली एंड यू विल बी एबल टू हैंडल इट वेरी वेरी स्मूथली। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2022 के अंदर यानी कि रीसेंट टाइम्स में पूछा गया है।
द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि संगम लिटरेचर के बारे में मेंशन किया गया है वो सही है। ऑलराइट, सो पहला स्टेटमेंट बोल्स संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। बोल रहा है कि संगम पोएम्स जो होते हैं, मतलब साउथ इंडिया के जो पोएम्स वगैरह थे उनमें मटेरियलिस्टिक कल्चर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, वो डिवॉइड है इन सब चीजों से। ठीक है, सेकंड क्या बोलते हैं, सेकंड स्टेटमेंट सेज द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नोन टू संगम पोएट्स, कि जो सोसाइटी में जो क्लासिफिकेशन की गई थी, मतलब जो डिवीजन किया था वर्ण सिस्टम के ऊपर, क्या वो नोन था संगम पोएट्स को, क्या वो जानते थे उसके बारे में। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट बोलता है संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक। संगम जो है वो वॉरियर्स के बारे में कोई बात नहीं करते, मतलब वो बोलते हैं कि वॉरियर्स ऐसा कुछ है ही नहीं, या फिर वॉरियर के बारे में कोई बात ही नहीं की गई है, ओनली पीस के बारे में बात की गई। एंड डेल्टा जो है वो बोलता है संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इररेशनल, कि जो मैजिकल फोर्सेस है वो सही नहीं होते हैं, इररेशनल होते हैं, ये मेंशन किया गया है। नाउ आई होप आपको अब तक सिर्फ सुनकर ही पता चल गया होगा आंसर क्या है। द आंसर इज चार्ली। हाउ इज इट पॉसिबल कि संगम पोएम जो संगम पोएम्स है या फिर संगम लिटरेचर जो है वो वॉरियर्स के बारे में कोई भी बात नहीं करेगी, वो पॉसिबल कैसे हो सकता है। राइट, देखो याद करो, हमने पीछे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने अहम एंड पूरम का कंसेप्ट देखा था। राइट, अहम एंड पूरम। अहम का मतलब था लव, पूरम का मतलब क्या था, पूरम का मतलब था वॉर या फिर वॉरियर। तो वॉरियर्स के बारे में तो यहाँ पर पोएम्स के अंदर मेंशन किया हुआ है। सो संगम पोएम्स के अंदर अगर हम बोलते हैं वॉरियर्स के बारे में मेंशन नहीं है तो दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज पूरम इज इटसेल्फ अ पोएम अबाउट वॉरियर्स, या फिर वॉर के ऊपर जो पोएम्स है उसको पूरम बोला जाता है। राइट, बाकी ऑप्शन अगर देखिए तो संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, द आंसर इज रॉन्ग। संगम पोएम्स के बहुत सारी फ्रेजेस में, बहुत सारे पोएम्स में मटेरियलिस्टिक कल्चर के बारे में बताया गया है, एज टू हाउ having money, having house, having family can be a very very good inspiration, right? तो ये सब चीजें बताई गई हैं। सेकंड बोलता है क्या सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वन सिस्टम वाज नोन, द आंसर इज यस। वन सिस्टम के बारे में अच्छे से मालूम था उनको। ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि वॉरियर एथिक के बारे में मेंशन नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज पूरम पोएम्स जो है, पूरम पोएम्स उसके अंदर वॉर के बारे में बताया हुआ है। एंड फोर्थ, क्या वो मैजिकल फोर्सेस को इरेशनल बोलते थे, द आंसर इज नो, बिकॉज याद कीजिए उस टाइम का जो हमारा समाज था वो काफी हद तक सुपरस्टिशियस समाज था, मतलब जो अंधविश्वासों में मानता था। तो उनमें से एक अंधविश्वास ये भी तो था ना कि मैजिकल फोर्सेस होती हैं, राइट, देन काला जादू, सफेद जादू, राइट, ये सब चीजें जो हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। सो यहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर एंड यू हैव गॉट एन आइडिया, फेयर आइडिया एज टू क्या आंसर होगा यहाँ पर। राइट, सॉरी, सो आंसर इज ब्रेवो, बिकॉज ब्रेवो में मेंशन्ड है कि वन सिस्टम वाज नोन टू देम, राइट, तो दैट इज करेक्ट कि वन सिस्टम उनको पता था। और नो रेफरेंस है वॉरियर एथिक का, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज पूरम के बारे में मेंशन्ड है उसमें ऑलरेडी, राइट। सो वन सिस्टम के बारे में उनको पता था, सो दैट विल बी करेक्ट, सो आंसर विल बी ब्रेवो। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव करते हैं 2023 यानी कि रिसेंट क्वेश्चन की तरफ, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकाई, पोम्पुहार एंड मुचरी वर वेल नोन एज व्हाट। तो ये सब क्या है? कैपिटल सिटीज, पोर्ट्स, सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग, श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकरास। तो इन चारों में से क्या है? सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है पोर्ट्स के ऊपर। सो अगर आपको आंसर नहीं पता है तो यू कैन गो फॉर पोर्ट्स, एक सेफ ऑप्शन होता है पोर्ट्स, द आंसर विल बी ब्रेवो। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट, दीज थ्री आर द नेम ऑफ द पोर्ट्स। अगर आप ध्यान देखिए, कोरकाई, पोम्पुहार और मुचरी, तीनों ही पोर्ट्स के नेम्स हैं। अगर आप चोलास की बात करें, चोलास में पोम्पुहार्स थे, ठीक है, पोम्पुहार जो है वो चोलास का पोर्ट्स है। इसके अलावा कोरकाई जो है ये पांड्यास का पोर्ट है, और मुचरी जो है वो चेरास का पोर्ट है। सो चोला चेरा पांड्या जो साउथ इंडिया में हुआ करते थे उस टाइम के क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, एक और 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वाताकिरुतल। वाताकिरुतल एज मेंशन्ड इन संगम पोएम्स। संगम पोएम्स में जो वाताकिरुतल वर्ड है वो किस चीज के लिए मेंशन्ड है? पहला, किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स, क्या वुमेन बॉडीगार्ड्स के बारे में मेंशन करता है। दूसरा, लर्नेड पर्सन्स असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मैटर्स, कि जो समझदार लोग हैं, जो वाइज लोग हैं, उन सबकी मीटिंग जिसमें वो रिलीजियस बातें करते हैं, क्या वो ये है। थर्ड, यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स, कि जो छोटी बच्चियां हैं वो खेत में खड़े होकर जानवरों को, पक्षियों को भगाती हैं, क्या इसके बारे में मेंशन करता है। या फिर अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। सो दिस इज द वन। देखो, पूरम पोएम्स जो है, वॉरियर्स पोएम जो है, वहां पर एक वर्ड मेंशन्ड है वाताकिरुतल। वाताकिरुतल में बोला जाता है कि अगर एक राजा
एक बैटल के अंदर हार जाता है तो वो खुद को और साथ में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट सेनापति लोग होते हैं, ये सब के सब खुद को स्टार्व कर लेते हैं और वो लोग अपने आप को डेथ की तरफ मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं। नाउ पूरे के पूरे संगम लिटरेचर के अंदर देयर इज वन पर्सन, जो चेरा का एक राजा हुआ करता था, चेरा डायनेस्टी है उसमें एक राजा था। एग्जैक्टली कौन पर्सन था दैट इज नॉट नोन, बट चेरास का कोई एक राजा था जिन्होंने वातकिरुतल किया था एंड उन्हीं के ऊपर ये पोएम एक लिखा हुआ था पूरम्स में। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन वॉज ब्रॉट। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं यहां पर आपको संगम लिटरेचर के बारे में जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछे गए हैं पिछले 20-25 सालों में वो समझ आ गया। यू हैव अंडरस्टूड कि अराउंड 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 20 साल के अंदर। सो ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखना है, इंपॉर्टेंट राजाओं के नेम्स को देखना है, जो डायनेस्टीज हैं उनके कैपिटल्स पता होने चाहिए, डायनेस्टीज जो है उनके मेन फाउंडर्स पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में पता होने चाहिए, राइट। सो दिस इज द एंटायर थिंग जो आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कवर करना है। आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज जो हम कर रहे हैं PYQ से रिलेटेड, इससे आपको कुछ हेल्प मिल रही है एंड यू आर गेटिंग अ प्रॉपर आइडिया एज टू व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू, बिकॉज इन प्रीलिम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कीजिए, वही चीजें पढ़िए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको बार बार रिवाइज कीजिए और जो बाकी चीजें हैं उनको भी रिवाइज डेफिनेटली करना है, बट उनसे ज्यादा फोकस इन पर करना है जो जिस थीम से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई होप दिस वीडियो सीरीज इज बीइंग बेनिफिशियल टू यू। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, share the video with your friends and subscribe to the channel. Thank you so much for listening. Stay tuned for the next video in the next one.